नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आपसे फिर गुफ्तगू करने आ गया हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो कश्मीर की बात करेंगे और मणिपुर की बात करेंगे। और एक और खबर है, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिकॉर्ड और बनाया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पूजा करने गए और उस पूजा का जो चित्र है, फोटो, वो वायरल हुआ। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, तो इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कश्मीर से। कश्मीर में चुनाव हैं दोस्तों, और कश्मीर के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पिछले 7-8 साल से राष्ट्रपति शासन लग रहा था और 5 साल पहले संविधान में जो प्रदत्त थी अनुच्छेद 370, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया। उसका बड़ा किया कि भाई हमने उसको हटा दी है और भारत में कश्मीर को का विलय कर दिया है। जबकि भारत में कश्मीर का विलय तो 1948 में ही हो गया था और बल्कि 1947 में ही, मतलब चुनाव, तो ये संविधान लागू हुआ उसके पहले कश्मीर का विलय हो गया था और 370 उस संविधान के अंतर्गत ही थी। ऐसा नहीं है कि वो बाद में जोड़ी गई हो, तो 370 उसी समय लागू हो गई थी। ये बात अलग है कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा था और वो इसलिए था कि वहाँ से जब समझौता हुआ था सरकार भारत में मिलने का कश्मीर का, तो एक समझौता हुआ था और उस समझौते में उन्होंने हरि सिंह जी ने 3 शर्तें रखी थी और उन शर्तों को भारत सरकार ने माना था, एग्री किया था, और उसके बाद वो विलय हुआ। और ये विलय कोई बहुत स्वेच्छा से नहीं हुआ था, ये मजबूरी में विलय था, क्योंकि उसके पहले डॉक्टर हरि सिंह जी जो हैं, जो वहाँ के राजा थे, वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे और वो दोनों पाकिस्तान में और भारत में दोनों जगह तरफ नहीं मिलना चाहते थे। तो उस समय जब कश्मीर पर कबायलियों को आगे करके पाकिस्तान ने मिलिट्री को आगे बढ़ा करके हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर, तब हरि सिंह जी जो है विलय के लिए तैयार हुए और विलय पत्र पर दस्तखत दिए। उस समय भी जो है इसमें माउंटबेटन की भी थोड़ी बहुत भूमिका थी, उसकी वजह से भी ये तीनों शर्तें मंजूर की गई। जो भी हो, खैर, अब स्थिति ये है कि वहाँ पर 5 साल से 370 के कुछ अनुच्छेद हटा लिए हैं, कुछ धाराएं हटा ली है उसमें से, लेकिन 370 वहाँ पर अभी भी लागू है। ये नहीं कह सकते कि धारा 370 जो है या अनुच्छेद 370 संविधान में ही नहीं है, ऐसा अभी भी नहीं कहा जा सकता है। ये अब वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। पिछले
8 साल बाद, 6 साल 5 साल बाद, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 7-8 साल से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था। तो अब इस चुनाव की बहुत महत्व है। महत्व इसलिए भी है कि धारा 370 लगा करके, मतलब हटाते वक्त कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर अब यूटी बन गई, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में भी असेंबली है, और असेंबली के चुनाव अब अभी हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगा दी थी कि आप इसको, कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा दें, और वहाँ सितंबर 30 के पहले चुनाव करवाएं। और वो 30 के पहले तो नहीं हो रहे हैं चुनाव, लेकिन 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं। उसमें लोगों ने, मतलब तीन चरणों में चुनाव होंगे कश्मीर के। पहला चरण तो 18 तारीख को है, 18 सितंबर को, 7-8 दिन बाकी हैं, और दूसरा 25 को है, और तीसरा 1 तारीख को है, और 8 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। अब ये आज राजस्थान पत्रिका में मैंने एक खबर पढ़ी थी, कश्मीर को लेकर के ही, वहाँ की रिपोर्टिंग थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और उसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि कन्फ्यूजन बहुत है कश्मीर में, चुनाव में कन्फ्यूजन बहुत है। और ये सही बात है, कन्फ्यूजन तो है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी, आरएसएस होगी, वहाँ कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो आरएसएस के कोई 60-70 संस्थाएं हैं, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नंबर मालूम नहीं है, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद और युवा वाहिनी और पता नहीं कितनी, युवा मोर्चा और दुर्गा वाहिनी और पता नहीं, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है, और वो सब नॉन पॉलिटिकल होते हुए पॉलिटिकल बात, इश्यूज पे अपने बयान देते हैं। तो और एक दूसरे के विपरीत बयान आते हैं, तो कन्फ्यूजन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो ये स्थिति है। अभी क्या हुआ है कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चुनाव के लिए समझौता हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, और आज जो कश्मीर हिंदुस्तान में है, इसका जो विलय हुआ है हिंदुस्तान में, उसका बहुत बड़ा श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है। शेख अब्दुल्ला अगर नहीं मानते या वो ये पैरवी नहीं करते कि हम इंडिया के साथ, भारत के साथ सेक्युलर स्टेट में जाएंगे, तो शायद हम कश्मीर को हमारे साथ नहीं रख सकते थे। तो उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस, दोनों का समझौता हो गया है, और दोनों मिल करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे, और 5-7 सीटें ऐसी है जहाँ पर दोनों फ्रेंडली फाइट भी होगी। बाकी सीटें तो बांट ली है, ज़्यादातर सीटें जम्मू में कांग्रेस को मिली है, और कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। पीडीपी भी इस इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उसके साथ समझौता नहीं हुआ। वो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इनके मुद्दे एक समान हैं, सेम। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर जो मीटिंगें कर रही है, या उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है, या जो कांग्रेस घोषणा पत्र है, कांग्रेस के अभी खड़गे वहाँ गए हैं चुनाव, उसके पहले खड़गे और राहुल गांधी मिल वहाँ गए थे, तो समझौता करके आए। अभी खड़गे वहाँ पर चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, और चूँकि राहुल गांधी कश्मीर में, इससे वो अमेरिका गए हुए हैं, तो वो आएंगे तब शायद लग जाएंगे। क्या जो भी हो, वो बात ये है कि वो जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड अगर जीत गए तो हम वापस स्टेटहुड देंगे। ये बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि स्टेट के हाथ में नहीं है, ये केंद्र के हाथ में है। अगर केंद्र चाहेगी तो ही स्टेटहुड मिल सकेगा।
नहीं तो शायद ना भी मिले या डिले हो उसमें। तो ये बातें होने के बाद वहाँ पर जो स्थिति है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि टूरिज़्म वहाँ बढ़ा है 370 हटने के बाद, ऐसा कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि वो जो टेररिज्म था वो भी कम हुआ है या भय ख़त्म हो गया है, या लाल चौक और इस पे जो है स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं। ये सब बातें सही है, ऐसी ये ग्राउंड रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और पढ़े लिखे लड़के एमए बीएड पीएचडी किए हुए लड़के भी वहाँ पर ड्राई फ्रूट और एप्पल बेचने के लिए ठेला लगा रहे हैं। ये स्थिति है जैसे दिल्ली और बम्बई और बड़े शहरों में है, जहाँ पढ़े लिखे लड़के पकौड़ा तल रहे हैं, वैसी ही स्थिति कश्मीर में भी है। कश्मीर में इसके पहले इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, पढ़े लिखे लड़के भी कम थे उस समय, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद मतलब उस समय भी आईएएस और सब बने थे। और उस समय की एक और बात ये थी कि केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री थी। अभी जो हमारा संविधान लागू हुआ है उसमें 8वीं तक ही शिक्षा फ्री है। तो ये एक बड़ा फ़र्क उसमें अभी और पहले में आया है। इसी तरह से बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जहाँ मीटिंगें कर रही है वहाँ धारा 370 वापस लागू करने की बात भी कर रही है, जबकि कांग्रेस ये बात नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे। तो ये और विकास के मुद्दे पर सारे लोग बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि विकास हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, और लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि गाँव में जो विकास है वो नहीं हो रहा है और या कम हो रहा है, बहुत मंथर गति से है। और शहरों में जो खास पॉइंट हैं जैसे लाल चौक श्रीनगर में, तो वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ दिखता है कि विकास हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे ये विकास उतना नहीं हो रहा है। तो अब वहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शामिल हैं। बीजेपी वहाँ अकेली चुनाव लड़ रही है और पीडीपी भी वहाँ अकेली चुनाव लड़ रही है, उसका भी कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर वहाँ की जो अलगाववादी पार्टी थी जमात-ए इस्माइल, वो जो पार्टी थी जो बैन भी है शायद, लेकिन वो उसके भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले बहिष्कार करते थे और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल माने जाते थे, अलगाववादी माने जाते थे, सॉरी। तो लेकिन वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद की आज़ाद पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ रही है, सज्जाद लोन की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और इंजीनियर राशिद जो निर्दलीय बारामूला से अभी जीते हैं, एमपी का चुनाव मतलब सांसद बने हैं, वहाँ से लोकसभा में आए हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो ये सब मिला करके जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर ये सारी पार्टियाँ एक वर्जन तो ये है कि ये सारी पार्टियाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वहाँ पर, इन सबको बीजेपी फीड कर रही है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। और वो ऐसी वोट कटवा, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि वोट कटवा पार्टियाँ हैं, क्योंकि उनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और लोकतंत्र में है तो वो सब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो निर्दलीय भी कई वहाँ खड़े हुए हैं, मतलब पहले चरण में ही 90 निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उन सबको शायद ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने फीड किया है। पहले
गुलाम नबी आज़ाद ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से, कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्पताल चले गए थे और वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो कोई चुनाव प्रचार भी नहीं करूँगा। और अब कल उनका एक बयान आया है कि मैं चुनाव में प्रचार करने जाऊँगा। तो ये उनको जो विटामिन मिला है, सब जानते हैं कि विटामिन कहाँ से मिल रहा है, और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं, राशिद, इंजीनियर राशिद की पार्टी है, या सज्जाद लोन की पार्टी है, या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, ये सब लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कुछ जगह जीत सकते हैं, 2-2, 4-4 सीट, 1-1, 2-2 सीट आ सकती है इनकी, और निर्दलीय भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर निर्दलीय वोट काटने के लिए ही खड़े हुए हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस वजह से चुनाव वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए भी बढ़ गया है कि ये जो निर्दलीय हैं, ये किसके वोट काटेंगे, किसको चुनाव में जिताने का श्रेय किसको जाएगा, ये सारी बातें हैं। तो अब चुनाव है 18 तारीख से, देखते हैं कि क्या होता है। और एक सबसे बड़ी वहाँ जो प्रॉब्लम है वो है बेरोज़गारी की, मैंने पहले भी बताया आपको। और बेरोज़गारी की वहाँ पर जो खाली पड़े हैं पद, लगभग सरकार में 1 लाख लोगों के पद खाली पड़े हैं, वहाँ पर ठेके पर काम करा रहे हैं। वो सारे देश में ही चल रहा है, कश्मीर में अकेले में नहीं है, जहाँ पे भी, राजस्थान में भी और यूपी में भी और बिहार में भी, और सब जगह ठेके पे काम करा रहे हैं। ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो उनको, मतलब एक टीचर है जिसको 40-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो 15,000, 20,000 रुपये में वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो बेरोज़गार लोग हैं, उनका चुनाव का क्या परिणाम होगा, इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर अभी प्रचार चल रहा है। तो मैं ये बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और थोड़ी सी बात प्रधानमंत्री जी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की बात करने के पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे मित्रों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे अच्छा बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी कल हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है YV चंद्रचूड़, उनके घर गए, और घर में उनके गणेश जी की पूजा थी, उस पूजा में वो शामिल हुए, खुद वहाँ पर पूजा की थाली उनके हाथ में है। तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि, एक बात तो ये समझ नहीं आ रही है कि चंद्रचूड़ साहब ने उनको क्यों बुलाया, जबकि ये अपने व्यक्तिगत निजी काम था, निजी पूजा थी, घर में पूजा थी, कोई सार्वजनिक काम तो था नहीं कि उसमें प्रधानमंत्री का आना जरूरी होता या उनको बुलाया जाता। लेकिन क्यों बुलाया, एक प्रश्न तो चंद्रचूड़ साहब के ऊपर ही है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में, जो बिल्कुल निजी कार्यक्रम है, उनके घर का कार्यक्रम था, उसमें क्यों गए। चलिए गए भी, मान लीजिए उनके संबंध हैं और उसकी वजह से चले गए हों, तो फिर उस फोटो को वायरल करने की क्या ज़रूरत थी जो पूजा करते हुए दिखाया गया। इससे लोगों में कन्फ्यूजन है कि चंद्रचूड़ साहब जो गाहे बगाए कुछ फैसले ऐसे दे रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी सरकार खतरे में आ जाती है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है, वो उसको रोकने के लिए वो वहाँ गए और पूजा की। और पूजा का जो पूरा चित्र था, चंद्रचूड़ साहब और उसके घर के परिवार के लोगों के साथ
और पूजा करते हुए प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया। तो ये एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है कि इस तरह का कन्फ्यूजन अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए और सरकार के बीच में अगर हो जाएगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि लोग सरकार से ही ज़्यादा पीड़ित हैं और सरकार के अन्याय से पीड़ित हैं, जुल्म से पीड़ित हैं, शोषण से पीड़ित हैं। उन लोगों के लिए ये तस्वीर बहुत खतरनाक संदेश देती है। इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात है जो मणिपुर में दोस्तों अभी फिर 3-4 दिन में फिर वहाँ पर हिंसा हुई है और आमने सामने हुई है। कुकीज़ और मिथाई का जो झगड़ा है, आप सब जानते ही हैं कि वो झगड़ा निपटने वाला नहीं है। वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1.5 साल में ये झगड़ा इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है और दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार है। फिर भी वहाँ पर ये जो झगड़ा है वो क्यों नहीं निपट रहा है? क्या है आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि क्योंकि वहाँ वैसे तो मणिपुर में देखिए, जब से मणिपुर को भारत का में विलय हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद वहाँ के राजा ने, मणिपुर के राजा ने अपने आप को जैसे कश्मीर में घोषित किया, उसी तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और वहाँ पर कुछ ही महीनों में चुनाव करवा करके प्रधानमंत्री भी बना दिया था, एक कैबिनेट बना दी थी। फिर मणिपुर का कि वहाँ सेना, उनके महल को सेना ने घेर लिया और उसके बाद उसका विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, इस तरह का इतिहास बताया जाता है। खैर, वो पुरानी बात हो गई। इंदिरा गांधी के ज़माने में 91-92 में भी इस तरह के झगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वहाँ महीने 2 महीने में स्थिति को काबू कर लिया गया था। राष्ट्रपति शासन लगाया, मुख्यमंत्री को हटाया, जो भी करना था किया। लेकिन यहाँ पर न तो सरकार मुख्यमंत्री को हटा रही है, न सरकार राष्ट्रपति शासन लगा रही है, न सरकार उस विवाद को किसी भी तरह से हल करने को तैयार नहीं है। इसका हमारे हिसाब से एक ही हल हो सकता है कि सबसे पहले तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सेना और पुलिस को जो है मजबूती से वहाँ खड़ा किया जाए, जिससे वो हिंसा को टाल सकें। साथ ही साथ मध्यस्थता के लिए कुछ लोगों को बीच में डाला जाए, चाहे वो विपक्ष के नेता हों और सरकार के नेता हों, सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता मिल करके, राज्य और केंद्र दोनों जगह के नेता और विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री, या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो केंद्रीय मंत्री और विपक्षी नेता मिल करके वहाँ पर मध्यस्थता करें और कुकीज़ और मिठाई के प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे बात करें। और बात ये है कि उनके सारे विवाद सुने, क्या मूल कारण है इस हिंसा को फैलाने का, और उनको फिर उन कारणों को सुन करके उनका हल निकालें। यही एकमात्र हल हो सकता है इस। और बाकी तो वहाँ पर जिस तरह से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात है, सांप्रदायिकता का जहर वहाँ फैलाने की बात है, या वहाँ के खनिजों को और वहाँ की संपदा पर अडानी अंबानी का कब्जा करवाने की बात है, तो वो तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। और हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें बहुत इन्वॉल्व है इस तरह के झगड़े करवाने में। वो वहाँ हैं, बाहर नहीं है, वो असम के अंदर ही हैं। असम से वहाँ पर वो लगातार दखल कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह भी दखल कर रहे हैं, क्योंकि वो मिठाई के हैं और कुकीज़ से झगड़ा है। कुकीज़ और मिठाई जो है वहाँ घाटी में रहते हैं और कुकीज़ जो है पहाड़ों पर रहते हैं।
कुकीज आदिवासी हैं और मिथाई भी आदिवासी हैं, लेकिन वो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। तो इस वजह से वहाँ जो झगड़े हैं उनको समाप्त करने के लिए दोनों में आपस में मध्यस्थ रख कर के विवाद को हल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ऐसा न हो। लेकिन मुश्किल क्या है कि प्रधानमंत्री तो मुख्य मणिपुर न तो जाना चाहते हैं, न मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, और वो तो लगता है कि मणिपुर का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो मध्यस्थता कैसे होगी और विवाद कैसे हल होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न का ही हल खोजना है। तो मैं एक बार फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री टू एयर, कोई पैसे नहीं लगते इसके। दिल खोल के आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, और इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो, लोगों में चेतना आए, लोगों में जो वास्तविकताएं हैं उनसे दो चार हों। अगर हम गलत हैं तो आप हमारी गलती को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको स्वीकार करेंगे अगर हम गलती पे हैं, और नहीं तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी विषय के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।